चलता प्रसाद, रहा है। इसीलिए वो जो एक लिस्ट बनाकर दी गई है जिसमें सबसे ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगाई है और कहा है कि इन सब को हम खत्म कर देंगे, ये केवल पोस्चरिंग देखें हम ईरान की? नहीं, पोस्चरिंग तो कैसे कह सकते हैं, ये तो अवश्य करने की सब ताकत रखते हैं। आपने कल देखा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने उनके रेल प्लेटफॉर्म में जाकर कोई लोगों की हत्या की है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इजराइल के पास इसकी काउंटर कैपेबिलिटी है? वो है इनके पास। सो सबसे बड़ी बात तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। कोई नहीं चाहता कि एस्केलेशन ज्यादा बढ़े, ना G7 चाहते हैं, ना ईरान तो कह ही रहा है कि अब आगे मत चलिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, गलती हो गई, जो कुछ हुआ ये खत्म करिए, यहाँ पे इसको और आगे मत ले जाइए। इजराइल भी ये नहीं चाहता कि ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि लॉन्ग टर्म डैमेज ईरान के ऊपर किस तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी बात कमर्शियल भी है, कमर्शियल के साथ और मिलिट्री एक्शन। अगर जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस सी को कंट्रोल कर रही है इस समय, सारी इनकी जो सी लेन से इनकी ऑयल की वो जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, इनके जितना ट्रेड हो रहा है ऑयल के सी के जरिए, उसको रोका जा सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल एजेंसीज वर्किंग टुगेदर टू क्रिपल ईरान। उसमें इनको एक तरह से इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, मिलिट्री प्रेशर डालेंगे, असैसिनेशन से करेंगे। जिस तरीके से बम छोड़े थे इजराइल वहां पे लेबनान के अंदर पेजेस के जरिए या हैंडल के जरिए, तो दे विल बी मल्टीपल चॉइसेस एंड मल्टीपल चॉइसेस विल बी एक्सरसाइज्ड। ये मैं नहीं कहूंगा कि एक ही हो गई तो खत्म हो जाएगा। अब तो ईरान ने एक ऐसी हालात पैदा कर दिए इजराइल के लिए कि उसको कंटिन्यूसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा कि एक दिन 5 तारीख या 7 तारीख या 10 तारीख को एक हो गया खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं होगा। ऑलरेडी ईरान के ऊपर काफी हद तक सैंक्शंस हैं। अगर उनके ऊपर और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा तो दे विल बी इन सीरियस ट्रबल, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रबल हो जाएगा। इसको ये सोच के चलिए कि एवरीबॉडी इन द इजरायली कैंप थिंक्स कि ईरान शुड बी completely demolished as far economy is concerned, as far as their weaponry is concerned. So there will be multiple directional attacks. इसकी कैपेबिलिटी मैंने शुरू में कहा था कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। इजराइल के पास इस समय जो टेक्नोलॉजी है हर एक फील्ड के अंदर वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है, चाहे वो साइबर में ले लीजिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हालांकि ईरान के पास अभी तक बम की शायद बनावट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके वो भी टारगेट हो सकते हैं। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल एंड वॉच as to how Israel unfolds its tactics and strategy. I still feel it will be date nobody can say, timing nobody can say, but it will certainly be multiple directional approach where Iran will be completely demolished economically and have very poor military response thereafter. लेकिन जनरल दुआ, कितनी मुश्किल होती है, एक कितना ही प्रोफेशनल फोर्स, कितनी ताकतवर फोर्स हो, लेकिन अगर आप अलग अलग मोर्चों पर उलझे हुए हैं तो कितना कठिन होता है इजराइल के लिए। इसलिए मैं समझना चाहती हूं कि आप होस्टेजेस वाली को वापस लाने की लड़ाई आप एक तरफ लड़ ही रहे हैं, हमास के खिलाफ आपका युद्ध चल रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ आपकी लड़ाई, मतलब टॉप लीडरशिप आपने एलिमिनेट की है, लेकिन फोर्सेस जो उनका के हैं और ईरान का सपोर्ट वो खत्म नहीं हुआ है। हुथीज की तरफ से हम देखते हैं कि आक्रमण किया ही जाता रहता है बीच बीच में, और ईरान के साथ एक और फ्रंट, कितना मुश्किल उसके लिए। मैं समझता हूं कि इजराइल विल बी अनफॉरगिविंग, लेकिन हमें ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कितने फ्रंट्स खोलेगा। हमास को उन्होंने करीब करीब काबू में कर लिया है हमास को। अब बहुत कम रेजिस्टेंस वहां रह गया है गाजा। हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई लगातार जारी है। हूथीज पे कुछ अटैक हुए हैं। अब ईरान ने जब मिसाइल अटैक लॉन्च किया है, और जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं या और कितनी न्यूज मीडिया चैनल में सुनने पढ़ने में आता है कि अब इजराइल को बिल्कुल करेक्शन, ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ईरान के ऊपर भारी तादाद में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, उसके ऊपर जाहिर है कि डिप्लोमेटिक्स, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब तरह का, साइबर, सब तरह का दबाव पड़ेगा। लेकिन ये मेरी समझ से ये कहना कि हम ईरान को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ईरान हमास की तरह नहीं है।
ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसकी अपनी पावर है, इतने सालों से उसके ऊपर सैंक्शंस हैं और उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो मेरा कहने का मतलब है देश करेक्शन विश्व भी पूरा देख रहा है इस वक्त। अगर ये एस्केलेटरी लैडर पे बढ़ा तो ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसलिए हालांकि जैसे यूएस ने कहा है कि हम उनके साथ हैं और वो सपोर्ट करेंगे इसराइल को, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नहीं चाहेंगे कि ये एस्केलेट होकर विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। हम सब जानते हैं कि जब नसरुल्लाह को हालांकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब नसरुल्लाह को इन्होंने एलिमिनेट किया था उसके पहले इजराइल ने कुछ एश्योरेंसेस दी थी अमेरिका को कि नहीं होगा। तो अभी अंदर ही अंदर बिलो द सरफेस देयर आर अदर थिंग्स एट प्ले, और आने वाले दिनों में हम जरूर इसका रिस्पॉन्स देखेंगे। लेकिन कुछ ये कह देना कि ऐसे हो जाएगा या ऐसे कर देंगे, ये मेरे हिसाब से एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो। ग्रुप कैप्टन पांडे, ये आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस लड़ाई को आगे कितना, मतलब जैसे कोई सोचता है ना कि अच्छा अब तो बस खत्म ही समझो, खत्म नहीं है अभी पर। देखिए, निश्चित रूप से खत्म तो नहीं कहा जा सकता लेकिन अतिशक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत ज्यादा देख रहा हूं मैं पिछले एक साल में। युद्ध क्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है और जिसको कि संभ्रांत भाषा में कहा जा रहा है पोस्चरिंग। तो निश्चित रूप से ईरान ने जिस प्रकार से आक्रमण किया है इसका प्रत्युत्तर की वो निश्चित रूप से जानता है कि आएगा प्रत्युत्तर, लेकिन उस प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर क्या होगा वो भी सोचना होगा कि इतना आसान नहीं है चीजें कि क्रम चलता रहेगा। और साथ में ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ भले ही खुले में रशिया और चीन ना ही हो, लेकिन सपोर्ट तो उनको मिल ही रहा है जिस प्रकार से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका भी कर रहा है हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अमेरिका खुद अमेरिकी सैनिक आके नहीं लड़ेंगे, उनके रिसोर्सेज उनको ट्रांसफर किए जाएंगे इजराइल को और उनके माध्यम से, जैसे कि हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ हो रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या इजराइल को क्या हासिल करना है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर कि वो विचार कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर टारगेट्स को टारगेट करते हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि डेफिनेटली रशिया का रिएक्शन आएगा और अमेरिका फिर नीचे कूदेगा और विश्व युद्ध का एक रास्ता खुल जाएगा। अगर वो उनको छोड़ देते हैं तो जिस प्रकार की प्रोडक्शन लाइंस हैं, उनके जो मिलिट्री एसेट्स बन रहे हैं, हमें पता है कि ड्रोन के बारे में कितने ड्रोन बना लिए उन्होंने, कितने एसेट्स और बना रहे हैं, उनकी मिसाइल्स हैं, फतह है जिस पर से आक्रमण किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 7 मिसाइलों का प्रयोग किया गया। तो ये सब कहां बन रही है? निश्चित रूप से रशिया का सपोर्ट आ रहा है, लेकिन बन तो वहीं रही है ईरान में ही। तो जो ये सब रिसोर्सेज जो हैं वो अगर उनको मिलते रहेंगे तो प्रोडक्शन लाइन अगर पर नहीं होगी तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात वो बहुत जरूरी है उसको इंपेयर करना। जी जनरल वेस्टन, इसीलिए हालांकि देखिए शुरुआत में कहा गया कि जब यूक्रेन रूस युद्ध हुआ लोगों ने कहा कि कन्वेंशनल युद्ध का तो समय ही बीत चुका है, अब तो ऐसी चीजें होंगी नहीं, लेकिन युद्ध छिड़ा। इजराइल और हमास के साथ जो शुरुआत हुई थी, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वो ईरान तक उसका विस्तार हो गया है और इसमें कोई शक नहीं है शायद कि बाकी देश वाकई जुड़ जाएं इस लड़ाई में। श्वेता, बिल्कुल ठीक आपने बोला। पहला एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, अभी जो आपने मल्टी फ्रंट का पूछा था, इजराइल क्या मल्टी फ्रंट लड़ सकता है, मैं उसमें यह बोलना चाहूंगा। देखिए, जहां पर ग्राउंड ट्रूप्स का सवाल होता है तो मल्टी फ्रंट बिल्कुल मुश्किल हो जाता है लड़ना, क्योंकि आप इतनी जगह आपके फोर्सेस नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास लचकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां तक एयर पावर और मिसाइल्स की जो इस्तेमाल करना है उसके लिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो मल्टी फ्रंट में इस लिहाज से फायर कर सकता है, तो वो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी जो आपने ये सवाल उठाया क्या ये एनलार्ज हो सकता है, देखिए मेरे को ये लगता है कि ये जो लड़ाई है, जो अगर आप वो मैप देखें जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बताया था, द ब्लेसिंग्स एंड द कर्सिंग, द कर्सेस, तो ये जो कर्सिंग वाली लाइन है जिसमें ये ईरान और ये क्या नाम है सीरिया, लेबनान, और लेबनान मतलब कंट्री मैं बोलूंगा हिजबुल्ला, और ये इराक और सीरिया जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाली जो लाइन है, और नीचे ब्लेसिंग वाली है। अगर हम ये ब्लेसिंग्स वाली लाइन देखें, इसमें आ जाती हैं सारी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। तो आज अगर देखा जाए ये इजराइल जो लड़ाई कर रहा है, इसमें कई लोगों को फायदा है। सबसे पहला फायदा है रशिया को। रशिया को इसलिए फायदा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट और नाटो की काफी अभी मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन मिडिल ईस्ट में हो जाएगी, तो रशिया यूक्रेन से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। नंबर 2 फायदा है ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज को। इनको फायदा ये है कि देखिए सऊदी अरेबिया लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर है, जितनी ये गल्फ प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, गैस है यहाँ पर कतार में, तो अगर ये इनके इकोनॉमिक टारगेट्स को स्ट्राइक किया जाता है ईरान के ऑयल प्राइसेस, तो ऑयल का इनके ऊपर तो बहुत ही क्षतिग्रस्त होगा ईरान पे,
लेकिन गल्फ की और डिमांड बढ़ेगी तो ऑयल प्राइसेस का फायदा इनको होगा। तो एक तो ये लड़ाई हो रही है, दूसरा ये जो शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है, और जो सऊदी अरेबिया, देखिए एक और प्रॉब्लम है, हर वहां पर एक पैन अरेबिज्म की बात होती है कि पर पैन अरेबिज्म का लीडर कौन होगा? टर्की भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, सऊदी अरेबिया भी चाहता है, यूएई भी चाहता है और इजिप्ट भी चाहता है। तो उनके आपसी ये वाले क्लैशेस भी हैं। तो मेरे को लगता है ये जो लड़ाई है, ये नदन में जो कर्स वाला इलाका वहीं तक सीमित रहेगी। जी। इसमें जो अभी मेरे को लगता है अमेरिका शायद इसमें शामिल हो सकता है, या नाटो का थोड़ा रोल हो सकता है, लेकिन साउथ में ये जो ब्लेसिंग वाली है, ये वाली कंट्रीज ये लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इनको भारी नुकसान होगा, और इनकी लड़ाई तो इजराइल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लड़ा है, ये जीसीसी जी। को तो फायदा सर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इसमें जुड़ने के लिए।